नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, जो कि ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है। इसका फरवरी 2025 माह का जो अंक है वो हम आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यह पत्रिका जो है जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके मध्य बहुत ही लोकप्रिय है और काफ़ी छात्र जो है इससे अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं। तो मित्रों, इस जो ये मैगजीन है इसमें जो अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस दिए होते हैं उसमें से आज हम आपके समक्ष जो सतत विकास और प्रदूषण, इसका जो ये दो टॉपिक्स हैं इनको एक साथ कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, दो टॉपिक उसमें हैं। तो आज मैं दोनों टॉपिक को इसी वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आपको इस प्रकार के जो वीडियो है वो चाहिए पब्लिक परीक्षा की तैयारी के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सतत विकास के जो टॉपिक है उसको पहले देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। इसमें 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। इसमें जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र में, यहाँ पर जानने की जरूरत है कि जो बुंदेलखंड की बात होती है तो कुछ हिस्सा, जो अधिकांश हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश का है और कुछ हिस्सा उसका मध्य प्रदेश में भी लगता है। ये अत्यंत सूखा क्षेत्र है, तो यहाँ की जल समस्याओं के समाधान के लिए ये केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लागू किया जा रहा है। और जब ये परियोजना पूरी बन जाएगी तो इससे 100 मेगावाट की जो है बिजली और 27 मेगावाट की सौर ऊर्जा जो है उत्पन्न की जाएगी। इस योजना पर पूरे 4500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसका जो समझौता हुआ था वो 2021 में हुआ था। तो ये समझौता जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इन तीनों के बीच में ये समझौता हुआ था। ये समझौते में ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र के इशारे पर ये सब ऑब्जेक्शन करने वाले नहीं थे। जो केन बेतवा लिंक परियोजना है इसमें दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं और इनका उद्देश्य है कि दोनों में निरंतर पानी का जो है बहाव बना रहे। इस दौरान एक बांध सिंचाई परियोजना की भी आधारशिला रखी गई, जिससे 11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो है वो हो सकेगी। इसका उद्देश्य ये होता है नदी जोड़ो परियोजनाओं का कि ऐसे क्षेत्र में जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है प्लस अधिशेष पानी बच जाता है, एक्स्ट्रा पानी बच जाता है, तो उस पानी को ऐसी जगहों पर स्थानांतरित कर देना जहां पर पानी की समस्या है और उसके कारण कृषि नहीं हो पा रही है। इसका दूसरा लाभ है कि जब भारी वर्षा होती है और जहां पर ये नदियां हैं वहां पर बाढ़ आने की गुंजाइश हो जाती है, तो उस पानी को नहरों और परियोजनाओं के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया जाता है और वहां पर बांध बना करके जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक और लाभ है कि जब इस अवसंरचना का निर्माण होता है और इसका जो मेंटेनेंस होता है उसमें स्थानीय लोगों को बड़ी भारी मात्रा में रोजगार मिलता है और जल की जो अधिकता है जहां जहां पर उसका न्याय संगत वितरण होता है। जब एक बार न्याय संगत वितरण हो जाता है तो जो ये दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में ये नदी के जल के बंटवारे को लेकर जैसे विवाद हो जाता है, उन सब का जो है अपने आप समाधान हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ इसके सब कुछ पॉजिटिव नहीं है, कुछ इसके निगेटिव जो पहलू हैं उनको भी देखा जाना चाहिए कि जब ये परियोजना बन जाएगी तो जो पन्ना बाघ अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में, उसका बहुत सा हिस्सा जो है जलमग्न हो जाएगा और जो वन्य जीव संरक्षण है वो खतरे में पड़ सकता है और जो वहां पर जो प्रोजेक्ट टाइगर है जो बाघों के संरक्षण के लिए, उसमें जो है दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो इसका रखरखाव है इसकी भी बहुत बड़ी लागत है, परमानेंट इसकी जो है रखरखाव करना पड़ता है क्योंकि ये जो परियोजना है ये प्रकृति के द्वारा बनाई हुई नहीं है, प्रकृति स्वयं इसकी जो है देखभाल नहीं कर पाएगा। तो चूंकि ये मैन मेड होगा तो मनुष्यों को ही उस रास्ते को हमेशा जो है क्लियर रखना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों, ये तो था हमारा सतत विकास से संबंधित मुद्दा। अब एक जो दूसरा मुद्दा प्रदूषण से संबंधित है, ये नैनो प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और अक्सर जो मेंस में इस पर जो है क्वेश्चन बनता ही रहता है।
हाल ही में मोहाली स्थित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, कभी प्रश्न पूछा जाए कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी, ये जो पंजाब में मोहाली है चंडीगढ़ के पास में, वहीं पर जो है ये संस्थान है। इसके वैज्ञानिकों के द्वारा एक अध्ययन किया गया है जिसमें एकल उपयोग प्लास्टिक की जो बोतलें हैं, इनसे जो नैनो प्लास्टिक उत्पन्न होता है वो एंटीबायोटिक प्रतिरोध अर्थात एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस में जो है बहुत बड़ा योगदान करता है, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। वर्तमान में जो प्लास्टिक प्रदूषण है और एंटीबायोटिक प्रतिरोध, ये वैश्विक स्तर पर पूरा चिंता का विषय है। विभिन्न माध्यमों से जो नैनो प्लास्टिक है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर मनुष्य के शरीर में जो उपस्थित सूक्ष्म जीवी है, बैक्टीरिया, वायरल, उन्हीं के साथ जो सह अस्तित्व में आ जाते हैं और उनको जो है उनके जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इसमें जो मेन फोकस रहा है वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्मजीवी, ये मनुष्य के आंत में जो है माइक्रोबायोटा में महत्वपूर्ण भूमिका, मेटाबॉलिज्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जो नैनो प्लास्टिक हैं, ये लाभकारी बैक्टीरिया के एआर जीन के वाहक में बदल सकता है, अर्थात एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है ये पैदा कर सकता है और जो माइक्रोबायोम स्वास्थ्य है मनुष्य का, उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये नैनो प्लास्टिक होते क्या है? तो ये नैनो प्लास्टिक, अगर प्रश्न आता है कि नैनो प्लास्टिक क्या है, इसका जो क्वेश्चन है वो आपके प्री में आ सकता है। ये प्लास्टिक के ऐसे सूक्ष्म कण हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है, तो इनको हम नैनो प्लास्टिक कहते हैं। ये अत्यंत छोटे जो है माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। जो नैनो प्लास्टिक है वो पर्यावरण, जीव जंतु, मानव स्वास्थ्य सभी पर जो है के लिए खतरा है। और ये कहां से उत्पन्न होता है? तो जो हम प्लास्टिक के सामान यूज करते हैं, जो वन टाइम प्लास्टिक है, जैसे कि पानी की बोतलें और बैग, ये जब इनमें बहुत समय तक पानी रखा रहता है तो उससे जो है ये टूट टूट कर जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, ये छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होकर उसमें जो फूड रखा है बैग में या जो बोतल में पानी रखा है उसी में मिल जाते हैं। फिर हमारी सांस के साथ, हमारे पानी के साथ या भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो समुद्री जीव हैं, जब ये जो जितनी भी जो प्लास्टिक है और ये कचरा जो समुद्र में पहुंच जाता है नदियों के माध्यम से, कुछ देश तो इतने जो है बेकार हैं कि वो अपने देश का जो ये कचरा है इसको ला करके हिंद महासागर में डंप कर देते हैं, जहाज के जहाज लाते हैं और यहीं उड़ेल के चले जाते हैं। तो जो ये प्लास्टिक की बोतलें और ये जो पॉलीथीन है, ये जो जब समुद्र के संपर्क में आता है तो वहां भी नैनो प्लास्टिक का निर्माण होता है और जो छोटे छोटे जो जलीय जीव हैं वो उनको फाइटोप्लैंक्टन या जो जीव होते हैं उनको जू प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन समझकर उनको खा लेते हैं और खाने के बाद उनका जो पोषण है अवरुद्ध हो जाता है, उनको कोई भी उसका लाभ नहीं मिलता क्योंकि उनमें कुछ न उनमें प्रोटीन है, न कार्बोहाइड्रेट है, न फैट है। ये जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध है ये एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है और ये जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। होता क्या है कि जो हम एंटीबायोटिक्स दवाएं लेते हैं उसका काम ये होता है कि जो हमारे शरीर में जो भी घातक बैक्टीरिया आ गया है उसको जो है डिस्ट्रॉय करना और शरीर के जो बॉडीज हैं उनको मजबूत करके उनसे लड़ने के लिए प्रेरित करना। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो घातक बैक्टीरिया, ये इनके ऊपर जो है एंटीबायोटिक्स जब असर करना बंद कर देती हैं तो इसी को हम एंटीबायोटिक प्रतिरोध की स्थिति कहते हैं। ये जो है इस समय जो विश्व में जो मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी समस्या है। आप समझ सकते हैं कि इनका जो एंटीबायोटिक्स है वो कई बीमारियों के जो उपचार में इसका प्रयोग होता है और अगर मनुष्य के शरीर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए तो उसका उपचार करना ही असंभव हो जाएगा। तो इसीलिए इस मुद्दे को जो है उठाया गया है। अब एक प्रश्न है इसी पर, उसको देख लेते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के संबंध में कथनों पर विचार करिए। यह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो बिल्कुल सही है। और ये मानव अन्य स्तनधारियों के पाचन तंत्र में पाया जाता है, तो नहीं, ये पाचन तंत्र में नहीं, ये जो है देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये आंत में पाया जाता है। तो
ये दूसरा पॉइंट जो है इसका सही नहीं है, इसका केवल पहला पॉइंट सही है। चलिए अगला देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है प्रदूषण में, वो है विश्व के 33% रेतीले समुद्र तटों में तटीय कठोरता। कहने का तात्पर्य है कि जो विश्व के जो समुद्र जो तट हैं, आप समझते हैं वहां पर रेत होती है, वो कठोर हो चुकी है। तो उसका क्या कारण है, कैसे कठोर हो गई है, इसको देखते हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया के लगभग 33% जो रेतीले समुद्र तट हैं वो कठोर हो गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो है बंगाल की खाड़ी के जो समुद्री तट हैं वो 84% तट जो है वो कठोर हो गए हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिमी और मध्य यूरोप के जो तट हैं वो है जो 68% रेतीले समुद्र कठोर हो गए हैं। तीसरे नंबर पर जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है तो 65% जो समुद्र तट हैं वो कठोर हो गए हैं। इसके बाद जो है पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया में क्रमशः 61% और 50% समुद्र तट कमजोर हो गए हैं। अध्ययन में पाया गया कि बंगाल की खाड़ी और भूमध्य सागर में तट से 100 किलोमीटर के भीतर रहने वाली तटीय आबादी कुल वैश्विक आबादी का 50 से 75% से अधिक है। जो 1950 के दशक के बाद जो है तटों की ओर जनसंख्या का प्रवास देखा गया था। कहने का तात्पर्य है कि जो ये बंगाल की खाड़ी के 100 किलोमीटर अंदर तक और भूमध्य सागर के 100 किलोमीटर के अंदर तक आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कब से? 1950 के बाद से। चूंकि वहां पर आजीविका का साधन है, वहां से ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो स्वाभाविक है वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। इसलिए वहां पर आबादी लगातार बढ़ गई है, काफी ज्यादा माइग्रेशन जो है वहां पर देखने को मिला है। अब हम देखते हैं ये तटीय कठोरता का मतलब क्या है। तो इसका तात्पर्य मनुष्यों द्वारा बनाई गई कठोर अर्ध अभेद्य संरचनाओं से है जो प्राकृतिक परिदृश्य को बदल देती हैं। अर्थात जो समुद्र के नजदीक हम मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, इन्हीं चीजों को जो है तटीय कठोरता कहा गया है। तो जिसके कारण जो समुद्र तटों पर कटाव बढ़ जाता है, बाढ़ आने का खतरा और तटीय समस्याओं को जो रोकने के लिए अपनाई जाती हैं, उन्हीं से ये सब जो है ये तटीय कठोरता हो रही है। इसमें कुछ जगहों पर समुद्री दीवारें बनाई गई हैं, बंदरगाह, सड़कें, इमारतें, रेलवे, अन्य शहरी संरचनाएं जो है बनाई जाती हैं। यही सब तटीय कठोरता में शामिल की जाती हैं। इसमें जो तटीय कठोरता है वो जो है ये वहां का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको जो है नुकसान पहुंचाता है और समुद्री जीवों के जो आवास है, नेचुरल आवास, उसके लिए खतरा उत्पन्न होता है। तो चलिए मित्रों, अगला पॉइंट है हमारा वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता। ये 25 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी वार्ता समिति की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? साउथ कोरिया के बुसान में जो है इसको आयोजित किया गया। इसमें 170 से अधिक देशों ने भाग लिया और समुद्री प्रदूषण सहित प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जो संधि, वैश्विक संधि बनाई जाए, इस पर एक बातचीत किया गया। इसमें लेकिन जो ये देश थे ये सभी एक मत नहीं हो पाए और कोई संधि या कोई इस प्रकार का ड्राफ्ट नहीं बन पाया। इसमें लगभग 100 देशों का एक ऐसा संगठन था, गठबंधन, जो प्लास्टिक उत्पादन पर जो है कैपिंग चाहता था कि हर देश के लिए एक सीमा निर्धारित हो जाए कि वो कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो तेल उत्पादक देश थे वो ये चाहते थे कि प्लास्टिक के उत्पादन पर कोई भी प्रतिबंध न लगाया जाए, बल्कि वो ये चाहते थे कि प्लास्टिक का जो कैसे रिसाइकिल किया जाए, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, इस पर फोकस किया जाए। तो ये ऐसा इसलिए था क्योंकि जो हमारा प्लास्टिक है वो एक प्रकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और अगर प्लास्टिक का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो उनकी अर्थव्यवस्था को खतरा हो जाएगा। तो वो ये चाहते थे कि प्लास्टिक का भरपूर प्रोडक्शन होता रहे लेकिन उसकी रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट पर चर्चा हो, जबकि दूसरे देश ये चाहते थे कि प्लास्टिक के प्रोडक्शन को ही लिमिट कर दिया जाए। यह वार्ता वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को संबंधित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि दिए बिना ही समाप्त हो गई। 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। इसमें 175 देशों ने
प्लास्टिक प्रदूषण पे एक वैश्विक संधि को अपनाने के लिए मतदान किया था और समय सीमा बताई थी कि इसको 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। 2025 तक ये संधि ही ड्राफ्ट ही नहीं हो पाई, इस पर एक मत नहीं हो पाए हैं, तो अब एक साल में इसे क्या लागू किया जाएगा। इसमें 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता विकसित करने का काम सौंपा गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो जो है फेल हो गया है। 2022 से इसके 4 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं, उरुग्वे, फ्रांस, कनाडा और केनिया में। तो ये सब 4 सत्र आयोजित हो चुके हैं, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है और प्लास्टिक प्रदूषण लगातार हमारे जो आसपास है पर्यावरण में बढ़ता चला जा रहा है। आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ये है क्या। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है, ये पर्यावरण से संबंधित वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और पर्यावरणीय नीतियों को बनाने वाली सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक प्रमुख निकाय है। इसकी स्थापना का उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक नीति निर्माण करना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना और पर्यावरण संरक्षण सतत विकास के सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो मित्रों, ये जो इस मैगजीन में जो ये वाला सेक्शन था सतत विकास वाला और प्रदूषण से संबंधित जो मुद्दे थे, उनको मैंने एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया, पूरा विश्लेषण किया। अगर आपको ये परीक्षा उपयोगी लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।